नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इसके अलावा आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज और स्पेशली हिमाचल प्रदेश जेबीटी टीजीटी कमीशन 2025-26 स्पेशली टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल, टीजीटी आर्ट्स, जेबीटी कमीशन एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल एग्जामिनेशन के लिए जितने भी आगामी वर्षों के अंदर परीक्षाएं जो है आयोजित होने वाली हैं, उसके लिए हमारे ज्योग्राफी की जो सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और आपका इफेक्टिवल होने वाला है। तो लगातार बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 106, आपकी 106 क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 106 में, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर आपने विचार करना है। ज्योग्राफी का ये सेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज ये होने वाली है दोस्तों। तो यहाँ पर बात की गई है कि कथनों पर विचार करें। कुछ आपकी स्टेटमेंट इसमें दी गई हैं और लास्ट में नीचे बात की गई है कि सही वाक्यों का चयन करना है और उसके नीचे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये फर्स्ट जो स्टेटमेंट है हमारी दी गई है इसमें कि पृथ्वी का निर्माण सूर्य के निक्षेपण से हुआ है। क्या पृथ्वी का निर्माण सूर्य के टूटने, निक्षेपण का मतलब होता है टूटना, तो क्या पृथ्वी का निर्माण सूर्य के टूटने से हुआ है? तो बिल्कुल सही बात है। सूर्य के टूटने से ही हमारे जो ग्रह हैं सौरमंडल के अंदर जितने भी ग्रह हैं वो सारे, चाहे उल्कापिंड हैं, चाहे आपके जो धूमकेतु हैं, या फिर आपके जो एस्ट्रॉइड्स हैं, या फिर आपके जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, वो सारे सूर्य के टूटने से ही आपके अलग हुए हैं और इसी कारण से वो सूर्य के चारों तरफ मूव करते हैं सूर्य की ग्रेविटी के कारण। तो ये बिल्कुल पहली स्टेटमेंट सही है। तो पृथ्वी का निर्माण भी कईयों साल पहले जो है आपका सूर्य के टूटने से ही हुआ था। ठीक है। दूसरा है ओजोन परत आयन मंडल में पाई जाती है। तो बिल्कुल ये गलत बात है दोस्तों। जो आपकी ओजोन परत है ये आयन मंडल में नहीं बल्कि समताप मंडल में पाई जाती है। कौन से मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। ठीक है। ओजोन जो लेयर है वो समताप मंडल में पाई जाती है, जिसे कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। और ये जो ओजोन परत है, इसके अलावा इसको जो मापने की इकाई है उसे डॉप्सन इकाई कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? डॉप्सन इकाई। आपने ध्यान रखना, क्या कहते हैं? डॉप्सन इकाई उसे कहते हैं। तीसरा जो स्टेटमेंट इसमें बोला गया है कि मुलाहब बादल क्षोभ मंडल में बनते हैं। मुलाहब बादल क्षोभ मंडल में बनते, तो ये भी बिल्कुल गलत बात है दोस्तों कि आपके मुलाहब, देखिए पहली बात तो ये कि बादल बनने की घटना क्षोभ मंडल में जरूर होती है। जो बादल, जो आपके क्लाउड्स होते हैं वो कौन से आपके जो है लेयर में बनते हैं, वो आपके क्षोभ मंडल में जरूर बनते हैं। परंतु यहाँ पर पूछा है मुलाहब बादल, यानी मुलाहब बादल को दूसरे शब्दों में कहते हैं मदर ऑफ पैरल क्लाउड्स। मदर ऑफ पैरल क्लाउड्स। तो ये जो बनते हैं ये क्षोभ मंडल में नहीं बल्कि समताप मंडल में बनते हैं। कौन से मंडल में बनते हैं? समताप मंडल में। बाकी अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे बादल कौन से मंडल में बनते हैं दोस्तों, तो क्षोभ मंडल में बनते हैं। परंतु यहां पर बादलों का नाम दिया गया है मुलाहब बादल, तो ये कहां बनते हैं? समताप मंडल में बनते हैं। ठीक है। इसीलिए इसका जो आपकी स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है। क्षोभ मंडल नहीं बल्कि समताप मंडल। अगला स्टेटमेंट है पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करती है। तो सारे के सारे ग्रह जो है वो पूरब से पश्चिम नहीं बल्कि पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, परिक्रमण करते हैं, सिवाय शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण ऐसे हैं जो बाकी ग्रहों की तुलना में एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, परिक्रमा करते हैं सूर्य की। परंतु जो पृथ्वी यहाँ पर पूछी है तो पृथ्वी पूरब से पश्चिम नहीं बल्कि पश्चिम से पूरब आपकी जो है घूमती है। तो ये स्टेटमेंट भी कैसी है? गलत है। तो देखना क्या था हमारे को कि नीचे बोला गया कि सही वाक्यों का चयन करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे, केवल 3, 1 और 3 और 3 और 4। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, यानी केवल एक ही आपका पहली स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है, बाकी सारे गलत है। इसी तरीके के जो आपका हिमाचल के अंदर जो कमीशन होने वाला है अभी जेबीटी का भी और आपका टीजीटी का भी, चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो नॉन मेडिकल का है, चाहे वो टीजीटी आर्ट्स का है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आने की पूरी उसके अंदर संभावना है। जिस तरीके के पहले जो आपका पैटर्न हमीरपुर बोर्ड का हुआ करता था वो पैटर्न अब जो है काफ़ी हो सकता है कि वो पैटर्न उस पैटर्न से, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है और एस्पिरेंट्स भी काफ़ी है। ठीक है। लाखों की यहाँ पर आंकड़े जो है आपके एस्पिरेंट्स है, लाखों की संख्या में यहाँ पर एस्पिरेंट्स की संख्या है। तो इसलिए पेपर थोड़ा लेंथी बनाने की यहाँ पर जो है कोशिश रहेगी। और दूसरी बात यह है कि इस बार जो एग्जाम है वो काफ़ी शिफ्टों में किए गए हैं, यानी 3 दिन मेडिकल का चलने वाला है, 3 दिन नॉन मेडिकल का चलने वाला। तो शिफ्टों में जब एग्जाम होते हैं तो पेपर ईजी तो रहता है परंतु उसको थोड़ा लेंथी बनाने की कोशिश की जाती है। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 107 की अगर बात करें हम, इसमें पूछा गया है कि कौन सा वाक्य सही नहीं है, यानी आपने कोई गलत वाक्य इसमें से ढूंढना है। बाकी इसमें कुछ सही होंगे और कुछ आपके इसमें गलत होंगे, तो आपने बताना कि सही वाक्य कौन सा है।
हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैस शुक्र में पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, हाइड्रोजन और हीलियम जो गैस हैं वो किस पे पाई जाती है? शुक्र में पाई जाती है। इसी कारण से तो हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता होने के कारण ही क्या है, शुक्र ग्रह चमकता है। और शुक्र के चमकने के कारण ही, इसी कारण उसे चमकीला ग्रह कहते हैं। और चमकने के कारण ही उसे सांझ या भोर का तारा कहते हैं। किसको? शुक्र को। ठीक है, तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन, हालांकि हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य में भी होती है, इसी कारण से सूर्य प्रकाश पैदा करता है। और इसी कारण से शुक्र के अंदर भी हाइड्रोजन और हीलियम होती है। इसी कारण से जो है आपका शुक्र भी आपका चमकीला ग्रह है। आपने देखना है कि सही कौन सा नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी सही है। दूसरी, अरुण लेटा हुआ ग्रह है क्योंकि इसका झुकाव सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल सही बात है, अरुण को का जो झुकाव है लगभग 180 डिग्री से अधिक है। ठीक है, इसी कारण से इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। तो आपका जो फ्लैट जो प्लेनेट है वो कौन सा है? अरुण, यूरेनस। ठीक है, इसका झुकाव अधिक है। शुक्र पर CO2 की मात्रा न्यूनतम है। जो शुक्र ग्रह हैं उसके ऊपर CO2 की मात्रा कम है। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, परंतु तीसरी यहाँ पर गलत स्टेटमेंट है। देखो, शुक्र जो ग्रह हैं ये सबसे गर्म ग्रह हैं। सबसे गर्म होने के कारण क्या है? CO2 की अधिकता। जो CO2 है वो अधिक है, लगभग 98% है। ठीक है, शुक्र के ऊपर जो CO2 है वो लगभग 98% है। और इसी कारण से CO2 की अधिकता होने के कारण ये गर्म ग्रह हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी के ऊपर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी जो मात्रा है वो 0.03% है। और इसी कारण से पृथ्वी पर लगातार वातावरण जो है वो बढ़ रहा है। गर्मी, वैश्विक तापमान जो है बढ़ रहा है। विश्व का जो तापमान है वो बढ़ रहा है। कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। इसीलिए वैश्विक तापमान को बढ़ाने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल गैस मानी जाती है वो कौन सी? CO2। और हमारी पृथ्वी के ऊपर कितना है? केवल CO2 0.03%, यानी 1% भी नहीं, आधा % भी नहीं है। और इतना ज़्यादा टेम्परेचर हमारी धरती के ऊपर लगातार बढ़ रहा है। तो सोचिए, जहाँ पर 98% कार्बन डाइऑक्साइड है तो वहाँ कितना गर्म आपका ये ग्रह होगा। इसके अलावा मंगल के 2 चंद्रमा हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है कि मंगल के 2 चंद्रमा हैं। कौन कौन से? फोबोस और डिमोस, यानी 2 उपग्रह हैं मंगल के पास, फोबोस और डिमोस। तो यहाँ पर देखना क्या था, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो सी आपका क्या है? गलत है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी सारी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 की अगर हम बात करें, सही वाक्यों पर विचार करना है आपको। यहाँ पर पृथ्वी की, पहला स्टेटमेंट है, पृथ्वी की भौगोलिकता को दर्शाने के लिए ग्लोब का प्रयोग किया जाता है। क्या ये सही बात है कि अगर पृथ्वी की ज्योग्राफिकल कंडीशन को अगर देखना है तो किस माध्यम से हम देखते हैं? या तो मैप के माध्यम से देखते हैं या फिर ग्लोब के माध्यम से देखते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो पहली बात आपकी बिल्कुल सही है। दूसरा क्या बोला है? अक्षांश देशांतर रेखाएं काल्पनिक नहीं है। तो बिल्कुल ये गलत बात है दोस्तों। एक इमेजिनरी लाइंस होती है। जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती है वो पृथ्वी पर प्रैक्टिकली रूप से नहीं बल्कि इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखाएं होती है, जिससे हम किसी देश की या किसी स्थान की लोकेशन या उसका जो भौगोलिक स्थिति है उसको पता करते हैं। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, आपने देखना, सही स्टेटमेंट देखनी है। तो पहली आपकी सही है, दूसरी आपकी गलत है। तीसरी स्टेटमेंट, देशांतर पृथ्वी को पूरब से पश्चिम की ओर विभाजित करती है। बिल्कुल सही बात है। तो जो आपकी देशांतर रेखाएं होती है, ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती है, जिससे पूरब और पश्चिम का ज्ञान हमें होता है कि कौन सा एरिया पूरब में है और कौन सा एरिया पश्चिम में है। ये देशांतर रेखाएं हमें बताती है। तो तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल आपकी जो है वो आपकी सही है। तो पहली भी सही है और तीसरी भी सही है। ठीक है, और उसके बाद पृथ्वी का घूर्णन तथा परिक्रमण काल समान है। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है दोस्तों ये कि आपकी पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण काल सेम है। ऐसा नहीं है। पृथ्वी का घूर्णन काल कितना है? मतलब पृथ्वी, घूर्णन का मतलब होता है पृथ्वी अपने आप में कितने समय में एक चक्कर लगा लेती है। तो 23 घंटे 56 मिनट आपके 42 सेकेंड में एक चक्कर लगाती है, जिसको हम 24 घंटे बोलते हैं। और 24 घंटे का एक दिन और एक रात होता है। और परिक्रमण काल क्या है पृथ्वी का? 365 दिन और 6 घंटे। और 365 दिन का क्या होता है? एक साल होता है। तो सेम कैसे हैं यहाँ पर? तो सेम नहीं है। तो हमारे पास स्टेटमेंट कौन कौन सी सही निकली? पहली और तीसरी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा है? 1 और 3 इज करेक्ट आंसर। आपने सही स्टेटमेंट ढूंढनी थी तो आपने सही का पता यहां पर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 109 की अगर बात करें, 109 में पूछा गया है लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किससे होता है? यानी जो लेटेराइट मिट्टी है वो किससे बनती है? जलोढ़ मिट्टी से,
काली मिट्टी से, लाल मिट्टी से या रेगुर मिट्टी से? पहली बात तो ये कि काली मिट्टी और रेगुर मिट्टी बिल्कुल सेम होती है। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहते हैं और रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी पूछ लें या रेगुर मिट्टी पूछ लें, इसका जो निर्माण होता है दोस्तों, ये आग्नेय चट्टान के टूटने से होता है। जब आग्नेय चट्टानों का निक्षेपण होता है, जब आग्नेय चट्टानें टूटती है तो उसके टूटने से जो मिट्टी बनती है उसे हम काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी। देखो, जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, भारत में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा मात्रा में मिट्टी कौन सी है? वो भी जलोढ़ मिट्टी है। भारत के बहुत बड़े एरिया पर पाई जाती है, मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है मिट्टी। ठीक है, जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, दोबाब, ये जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में ये पाई जाती है। और इस मिट्टी में जब बालू और जो आपका चिका होती है उसकी मात्रा जब समान हो जाती है, बालू के कण और जो आपकी जो चिकनाईपन है, ठीक है, चिकनाहटपन है, वो जब सेम हो जाती है, बालू की मात्रा और चिका की मात्रा जब सेम हो जाती है, उससे जो आगे मिट्टी का निर्माण बनता है उसी को हम लेटराइट मिट्टी कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? लेटराइट मिट्टी कहते हैं। ठीक है, हालांकि जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार की जलोढ़ मिट्टी होती है, खादर और बांगर। ठीक है, खादर और बांगर। ठीक है, एक नई जलोढ़ मिट्टी और एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जिसको खादर और बांगर कहते हैं। परंतु इन दोनों मिट्टी के से आगे लेटेराइट मिट्टी का भी निर्माण होता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रख लेनी है। जब जलोढ़ मिट्टी में बालू और चिका की मात्रा समान हो तो उसी को हम आगे लेटेराइट मिट्टी का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 की अगर हम बात करें, धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो मृदा है वो कौन सी है धान की खेती के लिए? आपको दोस्तों ये बात आपने ध्यान रखना कि धान की खेती वहीं पर होती है जहां पर जो है आपका टेम्परेचर जो होता है, जहां पर टेम्परेचर कैसा रहेगा, 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहेगा, और जहां पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी, जहां पर वर्षा का औसत 100 सेंटीमीटर से अधिक होगा, और जहां पर तापमान जो है 27 डिग्री से अधिक रहेगा, ठीक है, वहां पर धान की खेती आपकी हो सकती है। चावल की खेती वहीं पर होगी। और चावल उत्पादन में पहला जो स्थान है भारत का वो पश्चिम बंगाल है, और प्रति हेक्टेयर में अगर चावल की बात करें तो पंजाब आपका पहले नंबर पर है। ठीक है, प्रति हेक्टेयर के आधार पर। जबकि धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रख लेना है। परंतु यहां पूछा है कि धान की मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी है, लाल मिट्टी है, लेटेराइट या रेगुर मिट्टी? तो इसका आंसर होने वाला है कौन सा? लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट। हालांकि जलोढ़ मिट्टी में भी धान की खेती होती है, लाल मिट्टी में भी आपकी जो है धान की खेती होती है, परंतु सबसे उपयुक्त जो मिट्टी बताई जाती है, मानी जाती है किसके लिए? धान के लिए, वो आपकी लेटेराइट मिट्टी होती है। हालांकि और जो जलोढ़ मिट्टी है सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है, जिसमें विभिन्न प्रकार की फसलें हो सकती है, चाहे गेहूँ हो, चावल हो, मक्का हो, दाल हो। ठीक है, ये जलोढ़ मिट्टी में अच्छी खासी ये जो पैदावार है फसलों की हो सकती है। और काली मिट्टी में जो सबसे ज़्यादा फसल होती है वो कौन सी? कपास। कौन सी होती है दोस्तों? कपास। तो ये था क्वेश्चन नंबर 110। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, और कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और इसके अलावा जो आपका जो एग्ज़ाम है, होने वाला जो एग्ज़ाम है दोस्तों हिमाचल के अंदर, या फिर आपका जो अदर प्रकार के एग्ज़ाम है, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो आपको जो है ये टेस्ट सीरीज जो है आपके लिए होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 की अगर बात करें हम यहाँ पर, तो यहाँ हमारे पास पूछा गया है कि सही मिलान करना है। एक आपका क श्रेणी है और दूसरी ख श्रेणी है। तो यहाँ पर ये भूकंप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ सबसे पहली स्टेटमेंट क्या बोली गई है कि यहाँ पर एक साइड आपकी तरंगों के बारे में बात की गई और एक साइड उसकी तरंगों के नाम दिए गए हैं, और सामने आपके यहाँ पर कोट दिए गए हैं उसके। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा चाल किसकी होती है? एस तरंगों की, पी तरंग की, या एल तरंग की? तो सबसे ज़्यादा जो चाल होती है, सबसे ज़्यादा स्पीड जो होती है वो किसकी होती है दोस्तों? पी की होती है। किसकी होती है? पी की होती है, प्राइमरी वेव्स की होती है। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या है? सबसे ज़्यादा विनाशकारी कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा विनाशकारी जो होती है वो होती है लव वेव्स। कौन सी होती है? लव वेव्स। ठीक है, और तीनों अवस्थाओं से जो गुजर सकती हैं वो कौन सी है? यहाँ पर जो तीनों अवस्थाओं में जो चाल होती है वो पी की होती है, परंतु यहाँ पर ऑप्शन पी नहीं है। फिर ये आपका थोड़ा क्वेश्चन ये थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। देखिए, तो पहली बात तो ए का क्या आ जाएगा? 2। तो ए के सामने यहाँ पर 2 कहाँ पर है? या तो यहाँ पर है, या तीसरे ऑप्शन में, या चौथे में है। और दूसरे में क्या है आपका जो है बी के सामने क्या है आपका? बी के सामने की अगर बात करें तो बी का आपका 3। तो 2 का बी का 3 कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? तो 1 2 यहाँ पर इस तरीके से आंसर इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। परंतु यहाँ पर तीनों अवस्थाओं से गुजरने वाली जो तरंग है वो पी तरंग है दोस्तों। मैं पहले आपको बता दूं, थोड़ा यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके जो है आगे पीछे लग गया है। ठीक है, यहाँ पर भी पी ही होना चाहिए था ऊपर,
तो परंतु जो तीनों अवस्था में नहीं चल सकती वो आपकी एस है। एस जो तरंग है दोस्तों, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो एस तरंग है तीनों अवस्थाओं में चलने का मतलब है कि ठोस आए उसके सामने, कोई चीज़ ठोस है तो उससे भी गुजर जाएगी, द्रव आए तो उससे भी गुजर जाएगी, और आपका जो गैस आए तो उससे भी गुजर जाएगी। तो पी तरंग ऐसी जो तीनों अवस्थाओं से चल सकती है। परंतु जो एस तरंग होती है यानी सेकेंडरी जो वेव्स होती है, द्वितीय तरंगे जिसको बोलते हैं, ये तीनों से नहीं चल सकती, ये द्रव में नहीं जा सकती। द्रव इसके सामने अगर लिक्विड कोई चीज़ आए तो वहाँ से नहीं जाएगी, ये उससे गुजरेगी नहीं। बाकी ठोस और गैस में ये जा सकती है परंतु द्रव से ये नहीं गुजरेगी। तो अकॉर्डिंग टू अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ये ऑप्शन नंबर डी है, परंतु डी ऑप्शन बिल्कुल आपका थोड़ा इनकरेक्ट है। तो इसीलिए उसको मैं आपको सही कर रहा हूँ कि जो आपकी जो तीसरी स्टेटमेंट इसमें पूछी गई, तीनों अवस्थाओं में चाल किसके हो, पी वेव्स की है, तो यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा गलत हो जाएगा, परंतु इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 की अगर बात करें हम, तो इसमें पूछा है कि पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र, पृथ्वी का वो आंतरिक क्षेत्र जहां भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है। यानी जो आपकी भूमि है, जमीन है, कि पहली बात तो ये कि भूकंप की जो तरंगें हैं वो पृथ्वी के बाहर नहीं पैदा होती, वो कहाँ होती है, पृथ्वी के अंदर पैदा होती है। तो जहाँ पर भी पृथ्वी के अंदर भूकंप की तरंगें पैदा होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एपिसेंटर, अधिकेंद्रक, फोकस या सभी। तो उसे कहते हैं दोस्तों फोकस। क्या कहते हैं, फोकस। जहाँ से भूकंप की तरंगें उत्पन्न होती है उस जगह को क्या बोलते हैं, फोकस, जो जमीन के अंदर होता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रख लेना है। क्लियर। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एपिसेंटर किसे कहते हैं। एपिसेंटर को हिंदी में अधिकेंद्रक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिकेंद्रक। अभी एपिसेंटर कहाँ किसे कहते हैं, देखिए पहली बात आपने प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, पृथ्वी के भीतर क्रस्ट में, धरातल पर, मेंटल में या कोर में, यानी एपिसेंटर एक्चुअल में होता कहाँ पर है। अच्छा, जहाँ पर भूकंप की तरंगें पैदा होती है उसे तो हमने क्या बोल दिया, फोकस। परंतु ये तरंगे जिस एरिया के साथ या फिर जिस एरिया पर पृथ्वी के साथ ये ऊपर क्रस्ट के साथ टकराती है वो एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पर एपिसेंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एपिसेंटर। यानी पृथ्वी के अंदर जब तरंगे उत्पन्न होगी तो क्रस्ट के साथ यानी भूमि के साथ ऊपर जिस जगह के साथ वो टकराएगी उसी जगह को एपिसेंटर कहते हैं। यानी एपिसेंटर कहाँ होता है, धरातल पर होता है। कहाँ पर होता है, धरातल के ऊपर होता है, यानी पृथ्वी के ऊपर होता है। ठीक है, और पृथ्वी का वो एरिया जहाँ पर भूकंप की तरंगें आपकी जो है पृथ्वी के जिस भाग के साथ टकराती है उसे हम एपिसेंटर कहते हैं। और जहाँ पर एपिसेंटर होगा, भूकंप की तरंगों का जहाँ पर एपिसेंटर होगा वहाँ पर जो है नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा होगा। जो एरिया जितना एपिसेंटर के नज़दीक होगा वहाँ पर नुकसान अधिक होगा और जो जितना दूर होगा वहाँ पर नुकसान उतना कम होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 100 आपका जो है 15 की अगर बात करें हम यहाँ पे, कोनराड असंबंधता किसे अलग करती है। आपने पृथ्वी की आंतरिक स्थिति अगर पढ़ी हो, ठीक है, ज्योग्राफी के अंदर, कि जैसे आपने कोर पढ़ा होगा, मेंटल पढ़ा होगा, क्रस्ट पढ़ा होगा, ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, ऊपरी कोर या बाह्य कोर। ठीक है, तो इनको अलग, इनका जो डेंसिटी है अंदर का वो अलग अलग होता है। ठीक है, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट का डेंसिटी अलग होता है, ऊपरी मेंटल निचले मेंटल का डेंसिटी अलग होता है, निचला कोर और ऊपरी जो कोर है उसका जो डेंसिटी अलग होता है। अब इन डेंसिटी के जो आपके जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो डेंसिटी का जो डिफरेंस है उसके बीच की जो लाइन होती है उसे हम आपकी असंबंधता कहते हैं। ठीक है, तो कोनराड असंबंधता यहाँ पर पूछी है तो ये अलग करती है ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को। ठीक है, तो बहुत सारे असंबंधता होती है दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा कोनराड असंबंधता, रेपेटी असंबंधता, लेहमैन असंबंधता, मोहोविक असंबंधता। ठीक है, तो इस तरीके की असंबंधता अगर आपने पृथ्वी की आंतरिक स्थिति पढ़ी होगी, हमने इसको जो है चैनल के अंदर डिस्कस किया हुआ है टॉपिक, चाहो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के इस चीज़ को देख सकते हैं, वहाँ पर बिल्कुल डिटेल से हमने इसके बारे में बात की हुई है। ठीक है, तो ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को जो अलग करती है कौन करती है, वो करती है कोनराड असंबंधता का जो है आपका लाइन। क्वेश्चन नंबर 116 की अगर हम बात करें तो किस भूकंपीय तरंग का वेग सबसे कम होता है। वेग का मतलब होता है चाल, कि कौन सी ऐसी तरंग है भूकंप की जिसकी चाल सबसे कम होती है। तो प्राइमरी लव वेव्स या द्वितीय तरंगे, तो इसका सही आंसर है लव वेव्स। ये विनाशकारी अधिक होती है परंतु स्पीड इसकी कम होती है, क्योंकि इसका आयाम कैसा होता है, इसका जो डेंसिटी, इसका जो आयाम है, इसका जो आपका गैप रहता है, अंतराल रहता है, वो सबसे अधिक रहता है, आयाम अधिक रहता है, आवृत्ति कम रहती है। ठीक है, और आपकी जो है इसका जो आपका स्पीड है वो सबसे कम है, और जितना सबसे कम इसकी स्पीड है उतनी ज़्यादा ये नुकसान
अधिक करती है। ठीक है, सबसे कम नुकसानदायी प्राइमरी, औसत नुकसान कौन करती है, वो आपकी द्वितीय, और सबसे ज़्यादा जो चाल है वो प्राइमरी की है, और सबसे कम चाल किसकी है, लव वेव्स की। एल वेव्स यानी लव वेव जिसकी खोज एच.डी. लव ने की थी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 116। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आए होगा या क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 117 की अगर बात करें हम, तो क्वेश्चन नंबर 117 जो है हमारे पास, उसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है। इनमें से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है। पहली बात तो ये कि ज्वालामुखी 3 टाइप्स के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास कोटापेक्सी, विसुवियस, चिम्बोराजो या पोपा। तो ये जो आपका सक्रिय ज्वालामुखी की अगर हम बात करें तो ये सक्रिय ज्वालामुखी आपका माउंट कोटापेक्सी जो ज्वालामुखी है ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि विसुवियस है, चिम्बोराजो है, पोपा ज्वालामुखी है, ये सारे आपके जो है या तो ये शांत ज्वालामुखी है और या फिर आपके ये कैसे ज्वालामुखी है, ये आपके शांत ज्वाला आपके जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, वो है आपका बैरन, अंडमान निकोबार के अंदर। दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, किलायू। किलायू कहां पर है, अमेरिका में, और अमेरिका के कहां पर, हवाई द्वीप के अंदर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 का अगर बात करें, 118 की बात करें, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है जो सक्रिय है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी और साथ में से कैसा है, पर्वत है, कोटापेक्सी, ओजस डेल सलाडो, एंडीज या फिर आपका फोसा मैग्ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, कोटापेक्सी, माउंट कोटापेक्सी। ये जो ज्वालामुखी पर्वत है ये पर्वत की बात कर रहा है, ज्वालामुखी की नहीं बात कर रहा है। हालांकि सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सा है, ओजस डेल सलाडो। कौन सा है, ओजस डेल सलाडो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है, परंतु यहां पर सक्रिय ज्वालामुखी के साथ साथ पर्वत भी होना चाहिए। कौन सा है, कोटापेक्सी। कौन सा है दोस्तों, कोटापेक्सी है। ठीक है, तो ये आपने बात ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 119 की अगर बात करें, माउंट ताल ज्वालामुखी कहां पर स्थित है। तो माउंट ताल ज्वालामुखी जो है ये यूएसए में है, जापान में, फिलीपींस में या तंजानिया में है। ठीक है, तो आपका जो माउंट जो ताल ज्वालामुखी है ये कहां पर है, फिलीपींस में है। ठीक है, प्रशांत महासागर के अंदर जो फिलीपींस है जिसकी राजधानी कहां है, मनीला, वहां पर आपका ये ज्वालामुखी है। ठीक है, यूएसए के अंदर किलायू ज्वालामुखी है, और जापान के अंदर भी आपके जो है बहुत सारे ज्वालामुखी जैसे माउंट फ्यूजियामा। ठीक है, तो ज्वालामुखी जो है ये आपका जापान के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 120 की बात करें, पारसनाथ की पहाड़ियां कहां पर स्थित है, नेपाल, भूटान, म्यांमार या भारत। तो नेपाल की बात करें, अन्नापूर्णा, धौलागिरी, माउंट चेयू, माउंट मकालू की जो पहाड़ियां हैं नेपाल के अंदर है। ठीक है, भूटान के अंदर कोई खासकर पहाड़ियां नहीं है, म्यांमार के अंदर अराकान योमा पर्वत श्रृंखला है। तो भारत के मध्य प्रदेश के अंदर आपकी पारसनाथ की पहाड़ियां हैं। ठीक है, जो आपका विंध्याचल है, मैकाल है, सतपुड़ा है, वहीं पर पारसनाथ की पहाड़ियां हैं, तो ये भारत के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 121 की अगर दोस्तों हम बात करें तो इसमें पूछा गया है, पिनेरीज पर्वत किसके मध्य स्थित है। पिनेरीज जो पर्वत है वो किसके बीच में है, चिली, अर्जेंटीना, केन्या, तंजानिया, युगांडा, तंजानिया, फ्रांस और स्पेन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है माउंट आपका फ्रांस और स्पेन के बीच में पिनेरीज जो है आपकी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो ये आपने ध्यान रखना, यूरोप के अंदर जो आपकी पिनेरीज पर्वत है वो कहाँ पर है, फ्रांस और स्पेन के बीच में है। ठीक है, चिली और अर्जेंटीना की अगर हम बात करें तो एंडीज जो पर्वतमाला है, ठीक है, एंडीज जो आपका पर्वतमाला है वो चिली, अर्जेंटीना और इस तरीके से आपका इक्वाडोर तक आपकी स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ध्यान रख लेना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 122 क्वेश्चन की बात करें, किलिमंजारो किसकी सबसे ऊंची चोटी है, यानी हाईएस्ट पीक ऑफ द किलिमंजारो ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है, एंडीज की है, रॉकी की है, अफ्रीका की है या फिर उत्तरी अमेरिका की है। तो जो आपका एंडीज की बात करें तो एंडीज जो पर्वतमाला है वो कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में। रॉकी कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में। आपकी जो एटलस है, एटलस कहाँ पर है, सॉरी अल्पस जो है, अल्पस है, अल्पस कहाँ पर है, यूरोप में। हिमालय कहाँ पर है, एशिया में। एटलस कहाँ पर है, अफ्रीका में। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो इनमें से सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो ये कहाँ पर है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। जो आपकी एटलस पर्वतमाला है वहीं पर आपकी ये किलिमंजारो सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 123 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 123 में पूछा है, अनाईमुड़ी कहाँ पर स्थित है। तो अनाईमुड़ी की बात करें, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, कोरोमंडल या कोंकण तट।
तो पहली बात, ये कोंकण तट या पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट की बात करें तो पहली बात तो अनाईमुड़ी कहाँ पर है दोस्तों, ये केरल के अंदर है, केरला के अंदर है अनाईमुड़ी और तमिलनाडु, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो मुख्यतः सबसे ऊपर आपकी नीलगिरी है, उसके बाद आपका जो है अनाईमलाई की पहाड़ियाँ और उसके बाद आपकी कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं। तो केरला के अंदर ये पड़ती है और केरल किस एरिया में पड़ता है, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट, ये कहाँ पर पड़ता है, पश्चिमी घाट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट, ठीक है। तो ये अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की और कहाँ पर है, अनाईमलाई पर्वत श्रृंखला के ऊपर है। और सबसे दक्षिणतम पहाड़ी भारत की कौन सी है, वो उसका नाम है कार्डमम की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 आपका जो है 24 की अगर हम बात करें तो इनमें से सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सी है। तो भाई सर्वाधिक ऊंचाई पर कंचनजंगा, तिरचमीर, धौलागिरी या कामेत। तो सबसे ऊंची जो है तिरचमीर जो चोटी है ये पाकिस्तान में है, धौलागिरी कहाँ पर है, आपका नेपाल में है, कामेत कहाँ है दोस्तों, ये आपकी उत्तराखंड में है, और कंचनजंगा कहाँ पर है, सिक्किम में है। तो इनमें से सबसे ऊंची कौन सी है, कंचनजंगा, ये इसकी हाइट है 85-86 मीटर, 8586 मीटर, ठीक है। बाकी चोटियाँ जो है ये आपकी 85 से नीचे वाली रेंज की है। और सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो आपकी नेपाल के अंदर है, 8848 मीटर, और उसके बाद K2 है जो आपकी गॉडविन ऑस्टिन है जो आपकी पीओके के अंदर है, 8611 मीटर उसकी हाइट है, और कंचनजंगा की उसके बाद 8586 मीटर है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 125 की अगर हम बात करें दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 125 में जो हमारे पास पूछा गया है इनमें से कौन सा पठार अर्जेंटीना में है। तो अर्जेंटीना पठार आपके जो है इसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी लेकर यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये जो टेस्ट सीरीज है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों होने वाली। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर, वीडियो को शेयर जरूर करें। इसके अलावा अर्जेंटीना की बात करें, ग्वायना, पिटमान, जैग्रोस या पेंटागोनिया का पठार, ठीक है। तो यहाँ पर जो पठार है अर्जेंटीना में वो है पेंटागोनिया का पठार। पेंटागोनिया का पठार कहाँ पर है, ये आपका अर्जेंटीना के अंदर है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रख लेना है। अनातोलिया का पठार कहाँ पर है, अनातोलिया का बहुत फेमस पठार है, ये भी आपका टर्की के अंदर है, ठीक है, अनातोलिया का पठार, ठीक है। जबकि अर्जेंटीना में कौन सा है, पेंटागोनिया, और अनातोलिया का पठार कहाँ हो गया, तुर्की में। कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल ये अफ्रीका के अंदर है, जबकि अफ्रीका के अंदर सहारा मरुस्थल भी है, लगभग 11 देशों में वो फैला हुआ। अभी टीजीटी टेट के अंदर जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सहारा मरुस्थल कितने देशों में है, 11 देशों में है। और कालाहारी मरुस्थल की अगर बात करें तो कालाहारी मरुस्थल भी आपका जो है ये अफ्रीका के अंदर तो है, परंतु कौन से देश में, नामीबिया में नामीब मरुस्थल है, बोत्सवाना या फिर ट्यूनीशिया या फिर ट्यूनीशिया, मिस्र या नाइजर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी बोत्सवाना के अंदर जो है आपका नाइजीरिया और आपका जो है बोत्सवाना है उसके अंदर ये आपका मरुस्थल है, जहां पर जो जनजाति पाई जाती है वो शुतुरमुर्ग जो पक्षी है वो आपका कालाहारी मरुस्थल में देखने को मिलता है, जिसको ऑस्ट्रिच के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ा पक्षी है और सबसे बड़ा अंडा भी इसी का ही होता है, शुतुरमुर्ग का। तो इसी कालाहारी मरुस्थल में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 128, गिब्सन मरुस्थल कहां पर आपका है। तो गिब्सन मरुस्थल कहाँ है, वेनेजुएला, इक्वाडोर, ऑस्ट्रेलिया या आपका चीन और मंगोलिया। चीन और मंगोलिया में कौन सा है, गोबी मरुस्थल है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया में इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी एरिया है वहाँ पर गिब्सन मरुस्थल है, ठीक है, जहाँ पर आपका जो है ऑर्गले की आपके जो शीशे की या फिर आपकी जो है हीरे की माइंस भी है, ठीक है, इसी मरुस्थल में गिब्सन के अंदर। तो गिब्स सबसे ज़्यादा जो मरुस्थल है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं, कंगारुओं का देश भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना। परंतु वहाँ पर एक भी आपका ज्वालामुखी नहीं है, ज्वालामुखी आपका एक भी ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, परंतु मरुस्थल सबसे ज़्यादा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो गिब्सन मरुस्थल कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। एंड आज के लास्ट जो क्वेश्चन है, ब्लैक पर्वत श्रृंखला कहां पर है, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको या फ्रांस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों फ्रांस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। फ्रांस के अंदर जो है ब्लैक जो पर्वत है वो आपके स्थित है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।